नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों, मेरे टाइगरों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी तैयारी सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिसमें मैं जितना योगदान आप सभी को दे सकता हूं उतना योगदान देने की मैं आप सभी को कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम धीरे धीरे आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज़ादी की तरफ एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है जो भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जिनके लिए यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दो चार शब्द बोले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इतने दुबले पतले शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा यहां पर निवास कर सकती है, ऐसा कोई विश्वास नहीं कर सकता। यानी एक ऐसे किरदार के बारे में आप पढ़ना आरंभ कर रहे हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनकी नोटों पर आज भी हमें फोटो देखने के लिए मिलती है। विदेशों में भी जिनके नाम के आज भी चर्चे होते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है प्यारे दोस्तों, एंट्री तो हो चुकी है और एंट्री दरअसल मैंने आपको बताई है कि किस तरह से उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया होगा कौन सा समाचार पत्र होता है, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन करने शुरू किए थे भारत से पहले, दक्षिण अफ्रीका में उनका क्या रोल हुआ करता था, भारत के अलावा उनके जीवन शैली पर थोड़ी सी अभी मैंने प्रकाश डाला है। हम धीरे धीरे अभी बहुत कुछ जानेंगे महात्मा गांधी जी के साथ। एक एक चीज को जब हम आजादी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक एक चीज को महात्मा गांधी जी को मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज हम महात्मा गांधी जी के कुछ ऐसे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो महात्मा गांधी जी के बड़े ही महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। वैसे तो आरंभ में मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने पेश करूंगा जहां से आपको आज तक के उन प्रश्नों पर आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन आज स्वाभाविक रूप से आप उन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपके लिए भूमिका बनाना चाहता हूं। वैसे तो आप विद्वान लोग हो, आप भारत के विद्वान छात्रों को मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो आपके सामने ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि आप बहुत पहले से बहुत कुछ जानते हो। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं और उसके बाद मैं अपनी कहानी को शुरू करूं। प्यारे दोस्तों, आजादी की लड़ाई से लेकर जब से हमने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की और 1857 की लड़ाई से, और अगर आप आज तक के समय में जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं उस समय तक की स्थिति को देखें तो इस समय के बीच में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आजादी का परचम लहराने की कोशिश तो की, लेकिन वो सब नाकाम हुए। कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत सारे कारण रहे थे और मैं धीरे धीरे आपके दिमाग में एक इमेज सेट करता हुआ महात्मा गांधी जी की जा रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी दिमाग का प्रयोग करना अंग्रेजों के बराबर जानते थे, और अगर अंग्रेजों के बराबर दिमाग का प्रयोग करना जानते थे तभी तो उन्होंने अंग्रेजों को हर शर्त मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। महात्मा गांधी जी जनता के बीच में जाकर जनता की बात को सुनकर जनता के हितैषी बनकर और जनता के हीरो ही बनना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने जनता के बीच में जाकर गाने गाने शुरू किए, कीर्तन करना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी जी कुछ ऐसे ही कहानियों के माध्यम से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंतजार करते हैं एक ऐसे समय का जब हम सभी जानते हैं 1914 के समय का। हालांकि 1914 तो सर आ ही चुका था, लेकिन 1914 में महात्मा गांधी भारत में नहीं आए थे। 1914 में विश्व युद्ध की यहां पर लड़ाई छिड़ जाती है और विश्व युद्ध के अंदर जब मैं आपको विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा तो विश्वास मानिएगा, विश्व युद्ध से बनने वाली विश्व की चीजों को इतना अच्छे से क्लियर करूंगा कि जीवन में कभी दुख उत्पन्न नहीं होगा। विश्व इतिहास को पढ़ाने का इस बार बहुत मन है। 1914 में तो महात्मा गांधी नहीं आए थे, लेकिन 1915 में महात्मा गांधी जरूर भारत में उपस्थित हो चुके हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आ गए हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी दिमाग का प्रयोग करना जानते थे और महात्मा गांधी 2-4 आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भी करके आए थे। तब महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर डायरेक्ट अगर दबंग स्टाइल में एंट्री अगर मैं लेता हूं अंग्रेजों के सामने तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भारतीय लोगों को यानी सेना में जाने के लिए प्रेरित पहले महात्मा गांधी ने किया। सेना में जाने के लिए प्रेरित करने लगे, और जब सेना में जाने के लिए महात्मा गांधी जी प्रेरित करने लगे तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने इनसे कहा, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस भारतीय व्यक्ति को अंग्रेजों ने भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा है? तो आप ध्यान रखेंगे, भर्ती कराने वाला सार्जेंट दरअसल महात्मा गांधी जी को ही कहा गया है। और ये भर्ती कराने वाला जो सार्जेंट कहा गया है, इसके पीछे के कारण है प्यारे दोस्तों कि महात्मा गांधी जी पहले अंग्रेजों के फेवर में काम करना शुरू करते हैं और भारतीय लोगों से कहते हैं कि आप कृपया करके अंग्रेजी सेना जो है, अंग्रेजी भारतीय सेना थी जब, तो इस सेना को ज्वाइन करें, अंग्रेजों का यहां पर क्या दें, अंग्रेजों का साथ दें जो विश्व युद्ध चल रहा है। तो अंग्रेजों ने देखा कि यह व्यक्ति तो भारत के अंदर जो हमको ही सपोर्ट कर रहा है और इसने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली है, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो कि अंग्रेजों के कहने पर काम करने का कार्य करे।
तब महात्मा गांधी जी धीरे धीरे मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि एक बार तुम मेरे चंगुल में आ जाओ, फिर मेरे स्टाइल देखना। दरअसल हुआ क्या है प्यारे दोस्तों, आप समझिएगा आगे की स्थिति को, कि महात्मा गांधी जी जब समझ चुके हैं कि अंग्रेज इस समय पूरी तरह से विश्व युद्ध के अंदर उलझे हुए हैं, जब लखनऊ के अंदर महात्मा गांधी जी उपस्थित हैं। कहां पर? लखनऊ के अंदर। और लखनऊ के अंदर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति है, राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मुलाकात करते हैं और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी की दृष्टि यहां पर चंपारण नामक स्थान पर, जो बिहार के अंदर पड़ता है, इस चंपारण नामक स्थान की तरफ इनकी दृष्टि को दौड़वाना आरंभ करते हैं और महात्मा गांधी जी को चंपारण के अंदर आने वाली कुछ समस्याओं का वृत्तांत बताने का काम राजकुमार शुक्ल करते हैं। जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के सामने कुछ बातों को बताया तो महात्मा गांधी ने उनकी बातों को धैर्य से सुना और महात्मा गांधी ने मन बनाया चंपारण के लोगों की मदद करने का। और महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति के साथ जो मुलाकात की है, ये लखनऊ के अंदर की है। आपसे प्रश्न पूछा गया है। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के बारे में महात्मा गांधी जी को बताया है और महात्मा गांधी जी ने चंपारण जाने का मन बना लिया है। चंपारण जब जाएंगे महात्मा गांधी तो उसी जाने को, और वहां पर कुछ अंग्रेजों की जो शर्त, अंग्रेज जो यहां पर दुराचार करने का काम कर रहे थे, उसी कार्यक्रम को हम एक आंदोलन का नाम देते हैं, जो संभवतः भारत के अंदर महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है। ये आंदोलन 1917 में हुआ और 1917 में चंपारण का जो आंदोलन हुआ है, यह हम कह सकते हैं बिहार के अंदर आंदोलन होने का काम किया है। दरअसल प्यारे दोस्तों, बात कुछ इस तरह से थी। अगर मैं चंपारण की स्थिति की बात करूं, क्या स्थिति थी, तो वहां पर 3/20 भूमि पर 3/20 भूमि पर अंग्रेजों ने यहां अनिवार्य रूप से कि नील की खेती करने के लिए लोगों को यहां पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। मतलब 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी होगी किसानों को। प्यारे दोस्तों, 3/20 अगर मैं बात करूं, लगभग आप कह सकते हैं 20 से 5 बार काटेंगे, यानी लगभग 15% भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। दरअसल कुछ बात ऐसी थी कि नील के बारे में विद्रोह तो भारत में पहले भी हो चुके थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी कि यह समय आ चुका था 1917 का नील की खेती का समय आ चुका है और 1917 में रासायनिक कलर आ चुके थे ब्रिटेन के अंदर। और ये नील पहले कहां कपड़ों आदि में यूज होता था, ब्रिटेन ले जाते थे इसको अंग्रेज। अब 1917 आते आते जब रासायनिक कलर आ चुके थे, अब इस नील की जो कीमत थी वो कम हो गई थी। लेकिन जब कीमत कम हो गई थी तो किसान वही तो फसल बोएगा ना जिसकी कीमत ज्यादा हो, जो महंगा बिके। अब इस सस्ती चीज को व्यक्ति क्यों यहां पर बोए, तब इसी पद्धति को एक नाम दिया जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी चंपारण चले जाते हैं। और चंपारण किसके साथ जाते हैं? राजकुमार शुक्ल के साथ जाते हैं। और चंपारण जाते समय महात्मा गांधी जी पाते हैं, महात्मा गांधी जी जो चंपारण के अंदर जो किसान हैं उनका पक्ष किसानों की तरफ रखकर, यानी उनका पक्ष किसानों की तरफ से महात्मा गांधी अपना पक्ष रखते हैं और अंग्रेजों को यहां पर अपनी बात मनवाने पर विवश कर देते हैं। दरअसल प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं कि आखिर अंग्रेज इनकी बात को क्यों माने। अंग्रेज इनकी बात को सिर्फ इसलिए मानना चाहते हैं कि अंग्रेज जानते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी भारत के अंदर जो पॉपुलर काफी हो चुके हैं, मैंने बता चुका हूं कि महात्मा गांधी जो एक हीरो की तरह उभर रहे थे और महात्मा गांधी जनता के बीच में जाकर जनता की बातों को सुनना आरंभ कर रहे थे, तब महात्मा गांधी जी ने यहां से प्रश्न क्या बनेगा, पहला विद्रोह भारत के अंदर, यानी पहला आंदोलन भारत के अंदर महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ। तो आप सीधा प्रश्न का आंसर देंगे कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन किया। वैसे मैं आपसे बात करूं, कई एग्जामों ने इस चंपारण को पहला आंदोलन माना ही नहीं है, लेकिन हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ, चंपारण आंदोलन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन नहीं है, क्योंकि कई बार अगर पूछा जाए महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन कहां पर किया गया, तब आप दक्षिण अफ्रीका आंसर लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया गिरमिटिया आंदोलन आदि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहले चला ही चुके थे, जो 1913 में दक्षिण अफ्रीका में चला था। तो महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण के अंदर करने का काम
करते हैं। ध्यान रखिएगा इसका कारण क्या था, तो आप ध्यान रखिए कारण सीधा सीधा है नील की खेती के लिए किसानों को बेबस करना। महात्मा गांधी जी इस नील की खेती पर यहां पर जो 3 कठिया पद्धति है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति होते हैं जिनके साथ यहां चंपारण गए थे। आपसे सीधा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि सिर्फ इतना बताइएगा कि महात्मा गांधी जी को चंपारण ले जाने वाला व्यक्ति कौन था। आप सीधा आंसर देंगे सर चंपारण ले जाने वाला राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति था जो महात्मा गांधी जी को यहां चंपारण लेकर गया। कहां पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। बात क्लियर है आइएगा। मेरे जो अन्य प्रश्न होते हैं, जैसे मैंने कहा जीवन का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे, गिरमिटी आंदोलन चला चुके थे। इन प्रश्नों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये चीज सब किताब में भी मिल जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट से रिलेट करके जो प्रश्न मैं निकालता हूं उनको जरा ज्यादा ध्यान से सुना करो, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब महात्मा गांधी चंपारण गए तो चंपारण में जाने के बाद जैसे आप ऐसे समझो कि मानिए आपके गांव के अंदर अमिताभ बच्चन आ जाएं, और अमिताभ बच्चन जब आपके गांव के अंदर आ जाएंगे तो आपके गांव में 2-4 लीडर भी होंगे। तो वह किससे मिलेंगे अमिताभ बच्चन, पहले उन लीडरों से मिलेंगे जो नेता टाइप के होते हैं। आप भी जानते हैं नेता पहले से अमिताभ बच्चन से मिलने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी जी चंपारण गए तो चंपारण जाने के बाद महात्मा गांधी वहां कुछ लोगों से मिले जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वह जो व्यक्ति होंगे चंपारण में मिलने वाले वो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का बहुत लंबा साथ देंगे। और महात्मा गांधी जो यहां बिहार के अंदर चंपारण में जिन लोगों से मिल रहे हैं वहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि जेबी कृपलानी महात्मा गांधी जी से किस आंदोलन के बाद जुड़ी। सीधा प्रश्न होगा। अब बच्चों को जब यही नहीं पता होगा जेबी कृपलानी महात्मा गांधी जी से मुलाकात कब किए हैं तो आप क्या इसका आंसर लगा पाओगे। जैसे कि आजादी की लड़ाई को तो छोड़ो, भारत की सत्ता डोर को संभालने वाले पहले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी से किस आंदोलन के साथ पहली बार जुड़े। दरअसल मैं कहना इतना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब चंपारण में गए हैं तो चंपारण में जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई ये 4 प्रमुख लोग थे जिनकी मुलाकात पहली बात महात्मा गांधी जी से चंपारण के अंदर हुई है। और जैसे ही चंपारण के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ मुलाकात हुई है, ये चारों के ही चारों लोग महात्मा गांधी जी से बड़े ही प्रभावित हुए और महात्मा गांधी जी के साथ आगे की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो गए। और कुछ ऐसे ही हमारे महात्मा गांधी जी से जहां पर जाते थे एक छाप अपनी छोड़ देते थे, एक प्रभाव अपना छोड़ कर आते थे, जो कि उन्होंने चंपारण के अंदर एक प्रभाव छोड़ दिया जब 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने का काम किया। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब महात्मा गांधी जी पूरे के पूरे भारत में हो चुके हैं फेमस। और जब पूरे के पूरे भारत में फेमस हो चुके हैं तो अब कोई भी काम, कैसा भी काम होता था जिस पर अंग्रेज दुराचार किसी जनता पर कर रहे होते थे तो महात्मा गांधी जी को ही याद करते थे। अब चंपारण के अंदर जब महात्मा गांधी गए थे 1917 में तो वहां की महिलाएं भी कुछ गांधी जी से संपर्क में आई। जैसा कि मैंने कहा है कि महात्मा गांधी प्रभाव छोड़ने में बड़े ही शालीनता से काम करते थे। महात्मा गांधी जी यहाँ पर औरतों के क्षेत्र में भी काफी प्रभावित हुई, औरतें काफी प्रभावित हुई और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को औरत काफी मानने लगी। लेकिन महिला जब यहाँ पर काफी मानने लगी तो दरअसल इसी बात को अहमदाबाद के अंदर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद में क्या हुआ कि अहमदाबाद जो है यह मामला है 1918 का। अहमदाबाद 1918 का मामला है। अहमदाबाद के अंदर हुआ क्या कि अहमदाबाद के अंदर अंग्रेजों की कुछ मिल हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी। अहमदाबाद के अंदर प्लेग की एक बीमारी फैल जाती है। अहमदाबाद के अंदर किसकी, प्लेग की एक बीमारी फैल जाती है। और जब प्लेग की बीमारी फैलती है तो प्लेग की बीमारी फैलने के साथ वहां पर क्या होता है कि अंग्रेज सभी मजदूरों को कह देते हैं कि आप काम पर आना बंद कर दो। जब प्लेग की बीमारी फैली हुई है, दूसरा फिर बहुत सारे कारण थे कि जब यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली है तो ये लोग काम पर भी नहीं आ सकते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियां खुली, प्लेग ठीक हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि प्लेग की बीमारी होने के कारण इन सभी लोगों की सैलरी काटी गई। और सैलरी नहीं काटी गई, इनका बोनस जो मिलता था उस बोनसों को भी अंग्रेज ने देने से मना कर दिया। दरअसल आप इस तरह से समझ लीजिए कि आज के कोरोना के समय में बहुत सारे फैक्ट्री पोल्ट्रियां ऐसी थी जो कि यहां पर बंद हो गई। उनके मजदूर भी यहां पर आप सभी जानते हैं बहुत खस्ता हालत मजदूरों की हो गई। लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों ने अपने मजदूरों को जब भी वेतन दिया, जब वह यहां पर क्या नहीं कर रहे थे, जब यहां पर वह कार्य भी नहीं कर रहे थे। दरअसल कुछ उसी तरह से प्लेग था। अब यहां के मजदूरों से अगर इस तरह से कह दिया जाए कि जो साल का वेतन मिलेगा ये कोरोना काल का वेतन आपका काट लिया जाएगा, इस समय का बोनस भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा अगर आज के समय में कह दिया जाए तो समस्या बड़ी जटिल हो जाएगी।
कुछ ऐसा ही यहां पर अहमदाबाद के अंदर हुआ, और अहमदाबाद के अंदर जब ये मजदूर आंदोलन कर रहे थे तभी कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को पुकार लिया। और महात्मा गांधी जी जो भारत में फेमस तो हो ही चुके थे, और खासकर चंपारण के अंदर जब अंग्रेजों को पहली बार गांधी जी की बात मानने के लिए विवश हुए, महात्मा गांधी जी चंपा अहमदाबाद के अंदर पहुंचते हैं, और यही आंदोलन अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1918 के अंदर हुआ। कारण क्या था? कारण था प्लेग बोनस। प्लेग का बोनस देना था। दरअसल मैं आपसे बात करूं, प्लेग बोनस भी कुछ इस तरह से था, जैसे कि मानिगा कि जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने जो अंग्रेजों के सामने शर्त रखी, दरअसल अंग्रेज ये चाहते थे कि हम 20% आपको बोनस दे देते हैं, लेकिन मजदूर चाह रहे थे कि हम 50% बोनस लेंगे। महात्मा गांधी जी ने यही बात 35% बोनस पर आकर खत्म कर दी, और महात्मा गांधी जी ने 35% बोनस दिलाकर इन लोगों को इनका हक दिला दिया। लेकिन यह हक बड़ी आसानी से नहीं मिला था। महात्मा गांधी जब अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन करने के लिए गए तो अंग्रेज भी महात्मा गांधी जी की बात को आसानी से मानने वाले नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने इन सभी लोगों को, मजदूरों को एकत्रित किया और सभी लोगों से कहा कि देखो, अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको करना पड़ेगा भूख हड़ताल। क्या करना पड़ेगा? भूख हड़ताल करना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने सभी मजदूरों के साथ मिलकर बैठकर खुद भी भूख हड़ताल की। खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, उठूंगा नहीं। अब आप महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे कि काफी दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, पता नहीं किस तरह से कुपोषण के मारे महात्मा गांधी हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर ये बात कहने लगे कि खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो अंग्रेजों की हालत तो खस्ता होने ही वाली थी। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति, अब देखो, अगर ठीक ठाक सा व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वेट कम हो जाएगा। और जिसके अंदर कुछ हो ही ना, अगर वह व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ गया तो समझो इस पर ज्यादा गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस व्यक्ति की तुरंत बात को मान लो, नहीं ये वास्तव में ही मर जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने भारत के अंदर पहले किस आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह बताइए कि वह कौन सा आंदोलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के दौरान यहां पर भूख हड़ताल करने का काम किया। सीधा आंसर लगाएंगे क्या? सर, ये जो आंदोलन था निश्चित रूप से एक ऐसा आंदोलन था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था, और यह बड़ा ही जानदार जबरदस्त सा आंदोलन था। बहरहाल आप इतना कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से 2 आंदोलन अभी तक हुए, और किसी तरह से महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के अंदर भी सफलता पा ली, और इससे पहले भी महात्मा गांधी सफलता चंपारण में पा चुके थे। अब ये 2 आंदोलनों में अगर कोई व्यक्ति सफलता पा ले, जरा एक बार पिछली स्थिति अंग्रेजों की देखिएगा। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में इन भारतीयों का सामना करने की कोशिश की थी। अगर दिल्ली के अंदर ये विद्रोह करते थे तो ये अंग्रेजों की एक टुकड़ी भिजवाकर वहीं पर उस विद्रोह को दबा देने का काम करते थे। अगर रानी लक्ष्मीबाई अगर विद्रोह करती थी तो उसको मरवा देने का काम करते थे। तात्या टोपे और यहाँ पर बेगम हजरत महल जैसी जो महिला हुआ करती थी, वो नेपाल भागने के लिए मजबूर हो जाती है। कहीं ना कहीं अंग्रेज पहले सामना करने की कोशिश करते थे, आज रक्षात्मक रूप से खेल रहे हैं। मतलब हर बात को महात्मा गांधी जी को तुरंत मान रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कारण काफी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहला कारण, बार बार कहता हूं कि महात्मा गांधी जी का फेमस होने का पहला कारण है विश्व युद्ध। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं सर, विश्व युद्ध से क्या प्रभाव पड़ता? विश्व युद्ध से मेरे लालो ये प्रभाव पड़ता कि अगर महात्मा गांधी जी की बात को नहीं ये अंग्रेज मानते तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी क्या करते? विद्रोह करते। हो सकता है विद्रोह ना करते, जनता से ही यह ताकत लेते, जनता को ही एकत्रित करने की कोशिश करते और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम छेड़ देते। और अगर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम छिड़ती तो निश्चित सी बात है, जो ब्रिटेन देश, जो अंग्रेज विश्व युद्ध में उलझे पड़े हैं, पूरी दुनिया से लड़ने का काम कर रहे हैं, वे अंग्रेज भारत पर ध्यान देते या उस विश्व युद्ध में ध्यान देते? दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत देश है इसके जवान जो होते थे, भारत देश के जवान भी बड़े शक्तिशाली होते थे, कहीं ऐसा ना हो ये भारत देश विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। इसलिए अंग्रेज और बैकफुट पर जाना चाहते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए। अब विश्व युद्ध में अगर भारत का व्यक्ति शामिल होता तो आप बताओ ये किस तरफ लड़ रहा होता? आपको अच्छी तरह से पता है
कि भारत के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, और बहुत सारी छोटी छोटी जो पार्टियां हुआ करती थी, ये सभी पार्टियां एक बार आपस में लड़ती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिएगा, सपा की दुश्मन कौन? बसपा, बसपा की दुश्मन कौन? सपा, तीसरा कोई आता था कांग्रेस, कांग्रेस की दुश्मन कौन? बीजेपी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी नाम की चीज भारत में आई, और नरेंद्र मोदी नाम की चीज जैसे ही भारत के अंदर हुंकार भरने लगी, सभी लोगों का अब टारगेट कौन हो गया? बीजेपी। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बसपा, सपा, कांग्रेस सभी एक जगह हो गई, और एक जगह होने के बाद अब ये किसके खिलाफ लड़ेंगी? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अब आप बताओ कि अगर विश्व युद्ध में भारत शामिल होता तो भारत को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैं किसके साथ लड़ना है। भारत सिर्फ एक बात कहता, ये बताओ अंग्रेज किस तरफ लड़ रहे हैं? अंग्रेज अगर उस तरफ हैं तो हम इस तरफ हैं। अंग्रेज ब्रिटेन का साथ दे, अंग्रेज अगर जर्मनी का साथ दे रहे हैं तो हम जापान का साथ दे रहे हैं। बस अंग्रेजों को टारगेट मानकर ये भारतीय लोग लड़ना आरंभ करते, क्योंकि कहीं ना कहीं गुलाम हमें किसने बनाकर रखा था? अंग्रेजों ने बना कर रखा था। तब अंग्रेज चाहते थे कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग बस एक बार विश्व युद्ध के अंदर शामिल ना हो जाएं। तब महात्मा गांधी जी की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती जा रही है। पहला आंदोलन 1917 चंपारण सफल हो गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोनस महात्मा गांधी जी ने दिला दिया, क्योंकि अंग्रेज महात्मा गांधी जी को समझ चुके थे। क्योंकि मैंने बताया कि आज तक का कोई भी नेता जनता के बीच में जाकर कार्य नहीं कर रहा था। पहली बार महात्मा गांधी जी जनता के बीच में जाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और 2 बार बिल्कुल सटीक बैठे भी हैं। जरा जानिएगा महात्मा गांधी जी कब से फ्लॉप होने शुरू हो जाएंगे, और महात्मा गांधी जी फिर दिमाग का प्रयोग किस तरह से करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद के अंदर जब 1918 के अंदर ये आंदोलन हुआ था, तो अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी जी 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने लेबर एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की? अहमदाबाद में तभी की थी। तब यहां पर ये लेबर यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कर रहे थे, उसी समय इसकी स्थापना करने का काम महात्मा गांधी ने किया था। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल शुरू कहां से की है? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वह आंदोलन है जब महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया है। भारत के अंदर पहली हड़ताल महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की है, जो आपसे काफी पूछी जाती है। महात्मा गांधी तीसरी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं, जो कि समय है 1918। 1918 में महात्मा गांधी एक बार फिर से खड़े हैं, और महात्मा गांधी जी इस बार जो अंग्रेजों के सामने आकर खड़े हैं 1918 में, स्थान है खेड़ा। ये जो खेड़ा के अंदर महात्मा गांधी जी खड़े हैं 1918 में, यहां का कारण था कर, यानी टैक्स ज्यादा इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा देना अंग्रेजों के द्वारा कि इस बार महात्मा गांधी जी को फिर से मैदान में आना पड़ा। समय है 1918 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में आंदोलन करना शुरू किया, और इनकी जो मदद करी है खेड़ा के अंदर, वह करी यहां पर विट्ठल लाल देश ने। किसने? विट्ठल पटेल ने इनकी मदद करने का काम किया है। आपसे ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विट्ठल पटेल जो थे महात्मा गांधी जी से किस आंदोलन में जुड़े? दरअसल ये जो खेड़ा पड़ता है ये गुजरात के अंदर ही पड़ता है। कहां पर? ये गुजरात के अंदर भी पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप सब जानते हैं पटेल लोग कहां पर होते हैं। पटेल तो गुजरात से ही संबंध रखते हैं, गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र उस समय का। तो जो हम कह सकते हैं कि विट्ठल पटेल कहां पर पहली बार मिले, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विट्ठल पटेल महात्मा गांधी से पहली बार खेड़ा आंदोलन के अंदर या खेड़ा सत्याग्रह के अंदर मिले। गांधी जी ने कहा कि मैं हिंसा नहीं होने दूंगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्योंकि इस प्रश्न के पीछे इस तरह से महात्मा गांधी जी फेमस हो चुके थे, और यह प्रश्न इसी वजह से पूछा जाता है कि इतने ज्यादा लोग खेड़ा आंदोलन के अंदर एकत्रित हुए जो कि आक्रोशित भी थे। तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि चाहे मेरे कितने भी आंदोलन विफल हो जाएं, चाहे मैं सफल हूं या ना हूं, लेकिन मेरा आंदोलन कोई भी हिंसापूर्ण आंदोलन ना हो जाए। हिंसा को ना करने का आह्वान महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में किया? तुरंत कहेंगे खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने हिंसा ना करने का आह्वान किया। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, और यह कारण था कि अकाल के कारण जो किसान थे, किसान यहां पर कर नहीं दे पा रहे थे, लगान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यह
जो अंग्रेज थे इनसे लगान लेने का काम कर रहे थे, कर लेने का काम कर रहे थे, तब महात्मा गांधी जी ने यहां पर अपना तीसरा आंदोलन भी सफल किया और अंग्रेजों को कर ना देने के लिए भी, या अंग्रेजों को कर ना लेने के लिए मजबूर महात्मा गांधी जी ने कर दिया। महात्मा गांधी जी तो पॉपुलर होते जा रहे हैं सर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये मोहनलाल पांड्या होते हैं। और मोहनलाल पांड्या क्या करते हैं, दरअसल ये कुछ प्याज व्याज का मामला होता है, प्याज व्याज को किसी खेत से उखाड़ कर ले आते हैं अंग्रेजों की। क्यों? दरअसल ऐसा था कि जब टैक्स नहीं दे रहे थे किसान, तो टैक्स ना देने पर एक नियम बनाया गया कि आप अपनी फसल जो होगी, अपने खेत जो होंगे, उनको आप कटाई नहीं कर सकते, मतलब उसको फसल को घर नहीं ला सकते। ये व्यक्ति ऐसे करते हैं कि प्याज व्याज की खेती थी, उसको घर पर ले आए थे, तो इनको जेल जाना पड़ा था। तो मोहनलाल पांड्या नाम के व्यक्ति जो थे, ये ध्यान रखिएगा, खेड़ा आंदोलन के दौरान इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा था। सामान्य सा प्रश्न है, जरा ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहां पर वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आइएगा, वल्लभ भाई पटेल की उपाधियां क्या कर रही हैं, वल्लभ भाई पटेल की उपाधियां क्या रही हैं। पहली बात तो इन व्यक्तियों को, वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई है जो कि यहां पर सरदार के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सरदार के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, सरदार के नाम से जानी जाने वाली जो उपाधि है, ये वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न यह पूछा जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? जैसे कि यहां पर लिख रहा है कि महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने। दरअसल हुआ क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दरअसल दी तो महिलाओं की तरफ से ही है। एक आंदोलन होगा भी बताऊंगा बारदौली का, उसके अंदर महिलाओं ने महात्मा गांधी जी को यह उपाधि दी, इनको सरदार कहकर पुकारा। उसी समय महात्मा गांधी जी पहुंच जाते हैं। जब एक मंच पर यह आयोजन किया जा रहा है, तो मंच पर आयोजन करते समय महात्मा गांधी जी जो हैं, यह इस यानी महिला, इनको सरदार की उपाधि दे रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से जो देने का काम किया है, वो यहां पर महात्मा गांधी जी ने किया है। तब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आप सीधा कहेंगे कि वैसे तो महिलाओं ने देने का काम किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से इसे देने का काम किया था। बात एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या इसके अंदर रहने वाली है नहीं, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे अगर प्यारे दोस्तों बात करें, चलिए ओके, चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो महात्मा गांधी जी के अलावा जो यहां पर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क। ये दो तीन चीजें हैं जो वल्लभ भाई पटेल से अक्सर पूछी जाती हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। इटली का एकीकरण करने के कारण वहां के एक व्यक्ति को बिस्मार्क कहा गया है, तो भारत में भी एकीकरण करने का काम, यहाँ पर जो देशी रियासतें थी उनको मिलाने का काम भारत में वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनको भारत का यहां पर बिस्मार्क कहा जाता है। प्यारे दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो महात्मा गांधी जी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस देते जा रहे थे। लेकिन उसी समय पर क्या हुआ, उसी समय पर ब्रिटेन के अंदर एक व्यक्ति नाम हुए जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सिडनी रॉलेट। ये सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति उस समय हाईकोर्ट के अंदर एक पद पर हुआ करते थे। और सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति जो हुआ करते थे, सिडनी रॉलेट ने क्या किया कि जैसे ब्रिटेन की सरकार जो हुआ करती थी, ब्रिटेन की सरकार भारत पर पड़ी और भारत पर भी किस व्यक्ति पर? एक व्यक्ति पर। कौन? महात्मा गांधी। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही ब्रिटेन जो था विश्व युद्ध के अंदर यहां पर संलग्न था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजर तो भारत पर भी थी। क्योंकि मैं आज तक तुम्हें इसी बात को समझाते आया हूं कि जब से ब्रिटेन के चंगुल से अमेरिका छूटा था, ब्रिटेन इस बात को कभी नहीं चाहता था कि हमारा बिजनेस जो चल रहा है, हमारा जो अधिकार भारत पर है, बस ये भारत हमारे हाथों से नहीं छूट जाए। भले ही ब्रिटेन विश्व युद्ध में संलग्न था, लेकिन नजर इसकी किस पर रहती थी? भारत पर रहती थी कि किसी तरह से भारत हमारे हाथों से न निकल जाए। और सिडनी रॉलेट को इसके काम दिया गया कि इस समय जो भारत के अंदर जो स्थिति चल रही है, जो महात्मा गांधी जी पॉपुलर होते जा रहे हैं, आखिरकार किस तरह से महात्मा गांधी जी को रोका जाए। सिडनी रॉलेट ने कहा कि मैं एक ऐसा कानून बनाना चाहता हूं भारत के लिए जिस कानून को लागू करने से भारत के अंदर महात्मा गांधी जो पॉपुलर होते जा रहे हैं, जो भारत की जनता इतने ज्यादा आंदोलन करके उनको सफल करती जा रही है, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे।
यही जो कानून था सिडनी रॉलेट के द्वारा बनाया गया, इसी को आप रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और उस समय जो यहाँ का वायसराय हुआ करता था, उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था माउंटेंगू चेम्सफोर्ड, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट को ही माउंटेंगू चेम्सफोर्ड भी सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस समय भारत का वायसराय था और ये सिडनी रॉलेट के नाम पर आया हुआ एक कानून था जो भारत के अंदर आया था इन आंदोलनों को, इन आंदोलन गतिविधियों को रोकने के लिए। बड़ा खतरनाक कानून था, क्योंकि कानून नहीं था, सीधा सीधा भारत के लोगों पर अंकुश लगाने का एक तरीका था। और भारत के लोगों पर इसने अंकुश किस तरह से लगाना शुरू किया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के लोगों पर महात्मा गांधी ने जब ये कानून लागू किया गया, महात्मा गांधी जी ने इसको कहा ये काला कानून है, ये काला कानून है, ये बिना दलील का कानून है, ये बिना अपील का कानून है, ये बिना वकील का कानून है। ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ये काला कानून है। क्योंकि रॉलेट एक्ट के अनुसार, इसके अनुसार सिर्फ इतना था कि आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आप आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, पता चला पुलिस ने आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, यही था रॉलेट एक्ट। और इसके अंदर रॉलेट एक्ट के अंदर सीधा सीधा महात्मा गांधी ने जो इसे काला कानून कहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्योंकि लोगों ने यहां पर क्या किया था, लोगों को क्या हो सकता था, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। और अगर शक के आधार पर आप गिरफ्तार करेंगे, सीधा सीधा मतलब था कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो पॉपुलर होते जा रहे थे, जो खेड़ा सत्याग्रह कहें या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहें या फिर इससे पहले चंपारण का आंदोलन कहें, जो जितने भी आंदोलन हुए थे वो सफल जो हो गए थे, उनको रोकना इस रॉलेट एक्ट का पहला काम था। प्यारे दोस्तों, 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। मैं बात करूं वैसे तो ना असहयोग आंदोलन शुरू करने का काम किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन 1919 में जो रॉलेट एक्ट भारत आया है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, जो रॉलेट एक्ट भारत में आया है, ये दरअसल बना जो था, जब सिडनी रॉलेट ने बनाया था तो 1917 के अंदर बना था। 1918 में ये पूरी तरह से बना था और 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में आ जाता है। और महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, महात्मा गांधी जी ने कुछ आंदोलन करने भी आरंभ किए थे। लेकिन पहले हम जानेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, दरअसल हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तब समझिए, एक डेट थी, जब हम बात करें 9 अप्रैल की डेट, 9 अप्रैल 1919 की, 9 अप्रैल 1919 को दो व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था, एक व्यक्ति का नाम था सत्यपाल, क्या नाम था, सत्यपाल, और एक व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नाम के व्यक्ति ये क्या करते हैं कि 9 अप्रैल 1919 को एक यात्रा निकालते हैं। रामनवमी का दिन होता है और रामनवमी के दिन में ये 9 अप्रैल 1919 को एक शोभा यात्रा निकालते हैं और इस शोभा यात्रा के अंदर लगभग 20,000 लोग शामिल हो जाते हैं। जब 20,000 लोग इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल हुए तो 20,000 लोगों की भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि कहीं से अंग्रेज ऐसा ना हो कि अंग्रेज एक बार, यानी भारतीय लोग एक बार फिर से कोई बड़ी क्रांति का जन्म देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय लोगों को एकत्रित होने से रोक रहे थे, किसी भी आंदोलन में शामिल ना हो जाएं, कहीं सभा संगठन बनाने का काम ना कर लें, बस इसी बात से अंग्रेज इनको बार बार रोक रहे थे। और ये जो 9 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर ये दोनों व्यक्ति जो यहां पर एक उत्सव कर रहे हैं, जो यहां पर पद यात्रा निकाल रहे हैं, यहां पर गौर से देखिएगा, एक व्यक्ति है सत्यपाल मलिक, दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू, एक हिंदू एक मुस्लिम, यानी एकता की भावना भी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ 9 अप्रैल को यहां पर उत्सव कौन सा है, रामनवमी। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया, अंग्रेज तो भारत में आज तक और आज से पहले मार्ले मिंटो सुधार, भारत में अलग पृथक निर्वाचन का मामला, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते थे, लेकिन ये दो व्यक्ति तो एकता की मिसाल दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का प्यार दे रहे हैं, प्यार का प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये उस समय यहां पर 9 अप्रैल 1919 को एक पदयात्रा निकाल रहे हैं जब भारत में रॉलेट एक्ट आया हुआ है। और रॉलेट एक्ट यानी माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में 1919 का आया हुआ है। बड़ी गलती इन्होंने कर दी, और गलती सिर्फ इतनी कर दी कि इन्होंने थोड़ा सिंगम स्टाइल में एंट्री ले ली। अब हुआ क्या, 10 अप्रैल का दिन था, 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों के दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी का कारण सिर्फ इतना था, 10 अप्रैल 1919 को जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करने के बाद ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ भारत के लोग इन अंग्रेजों से त्राह हो चुके थे,
बड़े परेशान थे। कोई एक घुटन सी हो रही थी, एक घुटन किसी के साथ भारतीय लोग जीना शुरू कर रहे थे। और भारत के अंदर जिस तरह से मैंने दिखाए आपको 3 आंदोलन, आप उन आंदोलन को छोड़िए, महात्मा गांधी किस तरह से सफल हुए इस बात को छोड़िए, आप जरा अंग्रेजों की दृष्टि से देखिए, अंग्रेजों की तरफ देखिए, किस तरह के कानून बनाते थे भारत में। मतलब प्लेग आया, उसके बाद ही बोनस दे रहे हो, 3/20 खेती पर आप नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे हो। एक ऐसा कानून बनाकर भेज दिया जिसको ना आप वकील कर सकते हो, ना आप सुनवाई के लिए दलील दे सकते हो। देवा की अदालत थी क्या ये? ऐसे कानून भारत के अंदर जब बनेंगे, आज के समय में मानो अगर 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 महीने के लिए ऐसा कानून भारत में बन जाए कि बिना दलील का, बिना वकील का, सीधा शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने लगेंगे, तो समझो भारत में तानाशाही आ गई। अब भारत के लोग त्राह हो चुके हैं। इन त्राह लोगों ने, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हुई, तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होने पर 10 अप्रैल 1919 को जब इन दोनों को रोलैक्ट एक्ट के तहत जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, और इनको गिरफ्तार कहां, पंजाब के अंदर किया जाता है, तो इन सभी लोगों ने, भारतीय लोगों ने सोचा कि अब हमको इन दोनों को छुड़ाना होगा। और इन दोनों को छुड़ाने के लिए इन सभी लोगों ने एक जगह पर एकत्रित होने का प्लान बनाया। इस एकत्रित होने के प्लान को जो यहां पर मॉनिटराइज कर रहा था, वह व्यक्ति कर रहा था हंसराज नाम का व्यक्ति। यह हंसराज नाम का व्यक्ति जो था, यह हंसराज नाम का व्यक्ति यहां पर सभी लोगों को एकत्रित, संगठित करने के प्लान पर काम कर रहा था। इस व्यक्ति ने सभी लोगों को एकत्रित किया, और वह समय आया और वह जगह भी आई जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। सभी लोग एक जगह एकत्रित थे पंजाब के अंदर। पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, सुनकर खून खोल जाता है। और खून तब खोल जाएगा आपका जब इस बात को आप अच्छे से समझोगे और उधम सिंह के उस प्रण को समझोगे, जब उधम सिंह उस बाग में अपनी मां के साथ चला जाता है और सिर्फ इतना पूछ लेता है अपनी मां से कि मां हमारे पिता कहां थे। मां ने भी साक्ष्य दिखाने चाहे, क्या बेटा दिखाते हूं तेरे पिता कहां थे। जलियांवाला बाग के अंदर घुमाने के लिए उधम सिंह को ले जाती है और रोते हुए बस इतना बता देती है कि इस जलियांवाले बाग के नरसंहार में तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। यही वीर बालक, ये भारत का खून, ये भारत की नस्ल उस छोटी सी उम्र में अपने पिता का बदला लेने के लिए कसम खा लेती है। ये भारतीय नौजवान है। और भारतीय नौजवान अपनी शक्ति को नहीं समझता है, इसका दृढ़ निश्चय, इसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है, जो इतना छोटा सा बालक इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता की, जो ये भी नहीं जानता है कि आखिरकार मृत्यु क्या होती है, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में प्रण ले लेता है। आप समझ सकते हैं भारत का नौजवान, भारत की जो युवा शक्ति है, ये कितनी प्रबल हो सकती है। बहरहाल इतना समझिएगा, मैं आपको ज्यादा उत्तेजित तो नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार जब मैं ऐसे टॉपिकों को पढ़ाना शुरू करता हूं तो मेरे खून में खुद ही एक उबाल सा आ जाता है। एक टीचर की मर्यादा में रहते हुए तब मैं अंग्रेजों के लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता और आपको उस व्यंग की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि भारत के अंदर एक ऐसा व्यंग रचा गया था जो भारत के इतिहास में काली स्याही से आज भी लिखा हुआ है। यह दिन था 13 अप्रैल 1919 का, 13 अप्रैल 1919 का। और आप जानेंगे कि यहां पर कुछ लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में सभा करने के लिए एकत्रित हो गए। वहां पर जनरल आर डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवानी शुरू कर दी। एक अमृतसर के अंदर यह बाग पड़ता है जिसके अंदर आप सभी जानते हैं, इस बाग के अंदर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। और बहुत सारे लोग एकत्रित होने के बाद जब इस सभा चल रही थी, सिर्फ सभा ही तो भारतीय लोग कर रहे थे, आर डायर नाम के व्यक्ति ने बिना किसी अनुमति से, बिना किसी बात के सीधी गोलियां चलवानी शुरू कर दी। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जलियांवाला बाग की स्थिति है कुछ इस तरह से। इस जलियांवाला बाग की आप स्थिति समझ सकते हैं। यहां पर ये सभी लोग एकत्रित थे और इस जलियांवाला बाग की तीनों तरफ की जो दीवार थी, ये तीनों तरफ की ऊंची ऊंची दीवार थी। सिर्फ एक ही जगह से इसके अंदर रास्ता था और यहां पर खड़े होकर ये व्यक्ति, जिधर हमारे भारतीय व्यक्ति खड़े थे, सैनिकों से दनादन गोलियां जलियांवाला बाग के अंदर बजवानी शुरू कर दी। इस बात का अंदाजा कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा कि इस जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं बीच में होता है। जो आप कभी घूमने गए हो, दरअसल मैं तो घूमने ही नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा खून तो इसको कई बार पढ़ाने में ही खोल जाता है। इस बाग के अंदर एक जल्ली नाम के व्यक्ति था, एक जल्ली नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इस बाग के अंदर एक कुआं था। जब गोलियों की दंदनाहट बीत रही थी तो भारतीय लोगों ने सोचा कि इस कुएं के अंदर छुपकर अपनी जान को सलामत बचा लें। एक व्यक्ति कूदा, 2 व्यक्ति कूदा, 3 व्यक्ति कूदा, 4 व्यक्ति कूदा, 5 व्यक्ति कूदा,
ये कुआं धीरे धीरे लाशों से ऊपर तक भर गया। क्या नीचे वाला व्यक्ति जो गोलियों से जान बचाने के लिए कुएं में कूदा है, वह व्यक्ति किस तरह से तरस तरस कर मरा होगा? ये भारतीय कभी भारतीय को भारतीय ही नहीं समझते थे, ये इनकी जान की परवाह नहीं थी। ये कुआं लाशों से ऊपर तक भर गया था। इतना ज्यादा नरसंहार इस व्यक्ति ने यानी अंग्रेजों ने भारत के अंदर करने का काम किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा नरसंहार था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम नोट करके ये कह सकते हैं कि उस समय ओ डायर नाम का व्यक्ति पंजाब का गवर्नर था। उस समय चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, यानी चैम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति जो है चैम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति भारत का वायसराय था। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने जलियांवाला बाग तक अभी पहुंचाया है और जलियांवाला बाग के बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो दूसरी स्लाइड पर मैं लेकर जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब इसकी जांच के लिए भारतीय लोगों ने गुहार लगानी शुरू की और भारतीय लोगों ने कहा जब गुहार लगानी शुरू की और भारतीय लोगों ने कहा अंग्रेजों से कि कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर ये नरसंहार हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था ऊधम सिंह, ये ऊधम सिंह नाम का व्यक्ति ब्रिटेन में जाता है और ब्रिटेन में जाने के बाद ओ डायर को यह मार देता है। आर डायर को मारने का काम ऊधम सिंह ने नहीं किया, ये दो व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह ने किसको मारा है? ओ डायर नाम के व्यक्ति को मारा है। यह बच्चा 1940 में अपने पिता का बदला लंदन में जाकर लेता है। फिलहाल इतना समझिएगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी जांच के लिए दो आयोग बनाए गए। एक आयोग बना हंटर आयोग, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक आयोग था, हंटर आयोग। लेकिन इस हंटर आयोग ने सिर्फ इतना कहकर बताया कि लगभग 250 लोग इस नरसंहार के अंदर मारे गए हैं और इसके अलावा इस नरसंहार के अंदर कुछ भी नहीं है। और यहां पर ये नरसंहार यानी कि जो कमेटी बनाई गई है हंटर आयोग, ये दरअसल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई यानी कि एक आयोग है। और इस आयोग के बारे में आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया, लेकिन भारतीय इस हंटर आयोग से सहमत नहीं हुए। भारतीय ने कहा हम एक आयोग बनाएंगे और एक आयोग बना मदन मोहन मालवीय के नाम से और इसकी अध्यक्षता भी की मदन मोहन मालवीय ने। दरअसल इस मदन मोहन मालवीय आयोग के नाम से बना हुआ यह आयोग जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, यह मदन मोहन मालवीय आयोग जिसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, यह कमीशन बनेगा और यह कमीशन ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजी शासन करने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का ही कानून है और यहां पर फैसला सुनाने का काम भी अंग्रेज ही करेंगे। नंद कुमार को देख लीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। आरोप लगा दिया कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है। आपको पता है सजा किसको हुई थी? जिसने आरोप लगाया था उसी को फांसी पर लटकवा दिया था अंग्रेजों ने, ये इसकी कानून पद्धति थी। फिलहाल इतना समझिएगा कि मदन मोहन मालवीय जो थे इनको महामना की उपाधि दी जाती है और महामना किसने इनको उपाधि दी है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। महामना की उपाधि गांधी जी के द्वारा मदन मोहन मालवीय को दी जाती है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो मालवीय कमेटी बनी थी, इसके सदस्य जो थे, एक व्यक्ति का नाम था केलकर, जवाहरलाल नेहरू जो मदन मोहन मालवीय कमेटी के अंदर थे, महात्मा गांधी और जयकर, ये चार व्यक्ति थे प्रमुख रूप से जो मदन मोहन मालवीय कमेटी के अंदर थे और इन्होंने इसके लिए जांच करने के लिए खुद आगे आकर काम करना शुरू किया। बहरहाल आप इतना समझिएगा, मैंने अभी आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचाया है और जहां पर महात्मा गांधी एकदम साइलेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। कमेटियों में जरूर नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन महात्मा गांधी जी थोड़े से यहां पर बैकफुट पर गए हैं और इसके बाद महात्मा गांधी जी किस तरह से परफॉर्मेंस पे आते हैं और किस तरह से महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों को चलाते हैं, जरा उन पर एक बार हम गौर फरमाएंगे। और भारत के अंदर किस तरह से मुस्लिम लीग को महात्मा गांधी जी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं अलग थलग बढ़ती हुई अलग रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही थी, और महात्मा गांधी जी किस तरह से कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से जो भारत 1920-22 तक ही आजाद हो जाता, वह भारत 1947 तक जाकर आजाद होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाना चाहूंगा। आप जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे आपको आगे इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।